दोस्तों, आज हम इग्नू का कोर्स इग्नू की एमए की हिस्ट्री से किताबें का मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट बातें साझा करेंगे। इग्नू MHI 10 भारत में नगरीकरण है। नगरीकरण से संबंधित है जो प्राचीन से लेकर अब तक का इसमें दिया गया है। भारत का नगरीकरण मानव की बसावट का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। नगर मानव का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। नगरों के निर्माण प्रक्रिया ही नगरीकरण है। नगरों के निर्माण की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। नगरों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग 5000 वर्ष पहले इराक, मिस्र में शुरू हुई थी। वर्तमान में अधिकांश लोग नगरों में रहते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह संख्या बहुत कम थी। उस समय लोग मुख्यतः वनस्पतियों और कृषि उत्पादन वाले गांवों में रहते थे। समय के साथ साथ नगरों का उत्थान पतन होता रहा, परंतु नगरों के अस्तित्व एक क्षेत्र अथवा दूसरे क्षेत्रों में लगातार बना रहा। नगरों का निर्माण एक मौलिक प्रक्रिया है। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मानवीय संकेंद्रीकरण और उनके सामाजिक संबंधों के साथ सबसे बड़े केंद्र हैं, जहां मानव व्यक्ति अभिव्यक्ति के रूप में मंदिर, स्मारक, मकबरे, महल, नगरीय कला और वास्तु के रूप में मिलते हैं। नागरिक विवाद के अनुभव के रूप में सार्वजनिक उत्सव, धार्मिक एवं सैनिक जुलूस और दार्शनिक वाद विवाद भी मौजूद थे। नगरों का उद्भव जैविकीय घटना है, फलस्वरूप इससे कोई भी अलग नहीं होता। यहाँ नगर में पशुओं और मनुष्यों का समान महत्व होता है। अध्याय का विहंगावलोकन। नगरीय केंद्र क्या है? नगरीय केंद्र आवास और अन्य गतिविधियों का ऐसा केंद्र है जहाँ गांवों की अपेक्षा आबादी घनी होती है। जहाँ गांवों की अपेक्षा आबादी घनी होती है। यहाँ के लोगों का संबंध खाद्य उत्पादन से नहीं होता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, कलात्मक, सैनिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक। फिर से मैं बोलता हूँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, कलात्मक, सैनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों से होता है। स्पष्ट है कि इसकी विशेषज्ञ अधिक होती है। अनुपूरक व्यवस्थाओं के लोग अधिक निकटता से जुड़े होते हैं, क्योंकि इससे लेन देन अधिक प्रभावी होता है। संभवतः इसमें समन्वय की भावना भी अधिक होती है। नगरीय केंद्र धनी और गरीब, शासक और शासित, खरीदार और विक्रेता, शिल्पकार और व्यापारियों के आवास होते हैं। नगरीय केंद्र धनी, गरीब, शासक, शासित, खरीदार, विक्रेता, शिल्पकार और व्यापारियों के आवास होते हैं। प्रारंभ में कृषि समुदाय के निवास के स्थान, सामाजिक संगठन, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की घटनाओं के फलस्वरूप सर्वप्रथम नगरीय केंद्र का उदय हुआ। प्रारंभ में कृषि समुदाय के निवास के स्थान, सामाजिक संगठन, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के घटनाक्रमों के फलस्वरूप सर्वप्रथम नगरीय केंद्र का उदय हुआ। नगरीय केंद्रों का अभ्युदय का उस समय हुआ जब शासक, शिल्प विशेषज्ञ, व्यापारी, समृद्ध लोग का एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ, जो राजनीतिक रूप से संगठित थे। उद्देश्य क्या है? प्रारंभ में प्रौद्योगिकी अधिक विकसित नहीं थी, फलस्वरूप कृषक अधिक मात्रा में खाद्य उत्पादन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें उतनी उन्नत खेती नहीं हो पाती थी। जमीनें, खाद और पानी की कमी होती थी।
और उत्पादन का कुछ भाग किसी न किसी रूप में नगरों में चला जाता था। उत्पादन कम होती थी और उस पर कर भी देना पड़ता था। इससे ज़्यादा अनाज बचता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कृषि में सुधार हुआ और उससे कुछ अनाज का अधिशेष बचने लगा। यह भाग भूस्वामी के भेंट शुल्क के रूप में या राजा को आरोपित कर के रूप में नगर से शिल्पकारों व्यापारियों द्वारा विनिमय के रूप में हो सकता है। अलग अलग व्यवसायों के लोग पर्याप्त संख्या में नगर में रहते थे। नगरीय निवासियों के मध्य औपचारिक होते हैं। ये लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं का आर्थिक रूप से बड़ा भाग स्थानीय बाजारों से ही पूरा करते थे। नगर शक्ति का केंद्र और नियंत्रण का स्थल है। ब्राडेल ने भी कहा है कि शहर प्रभुत्व के लिए सर्वोपरि होता है। नगर का उदय मानव के बीच संबंधों में परिवर्तन का प्रतीक है। जनजातियों से भिन्न राज राजाओं के केंद्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय नातेदारी नेटवर्क से रहित राजा और व्यापारी सुदूर भूमि के राज्यों सामंतों और शिल्पकारों के साथ विनिमय और नेटवर्क का सृजन करते हैं। विद्वानों का मानना है कि नगर का उदय सामाजिक संगठन के रूप में रूपांतरण से किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि नगर का उदय सामाजिक संगठन के क्षेत्र में रूपांतरण से संबंधित था। वस्तुतः नगरों से रहित राज्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य रहित कोई नगर नहीं हो सकता। नगरों से रहित राज्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य रहित कोई नगर नहीं हो सकता। नगरों के संगठन नगरों के संगठन के संबंध में औपचारिक संपर्क धीरे धीरे औपचारिक लेन देन में लिखित रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। लिखित आदेश शक्तिशाली शासक या व्यक्ति के आदेशों को उन स्थानों तक ले जा सकते थे जहां वे स्वयं उपस्थित नहीं होते थे। उनका प्रयोग व्यापारियों के बीच समझौते, किसी राजा के अपनी प्रजा के लिए आदेशों का अग्रलिखित करने तथा धार्मिक उपदेशों को घोषित करने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार लेखन से कई संभावनाएं उजागर हो गई। ज्ञान का भंडारण, स्तरीकरण और प्रसार संभव हो पाया। नगरीय इतिहास क्या है? नगरीय इतिहास दो प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रथम, ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में पलायन का, और द्वितीय, ग्रामीण बस्ती का एक नए प्रकार की बसावट में परिवर्तन। नगरीय इतिहास न्यायिक, संस्थागत, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन का अध्ययन है। अंतर विषय कल्पना के रूप में नगरवाद। नगरीय इतिहास को समझने के लिए विभिन्न विषयों के अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि पिछली सदी के विषयों के ज्ञान क्षेत्र का विकास हो जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली नगर है, जहाँ पहले जलापूर्ति यमुना नदी से होती थी, आगे चलकर गंगा ब्यास नदियों से होने लगी, क्योंकि स्थानीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती थी। इस कार्य के लिए जल विभाजन, वनों और नदियों के जल प्रवाह को जानना होगा। इसलिए अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि का अध्ययन करना होगा, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। नगरवाद और तुलनात्मक पद्धति। नगरीयकरण के अध्ययन में तुलनात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है, जिससे नगरवाद की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके लिए अनुभवजन्य आंकड़ों का संग्रह विभिन्न दृष्टि से किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से नगरीय प्रक्रियाओं की निरंतरता, परिवर्तन का परीक्षण करने में मदद मिलती है। इससे विभिन्न समाजों और राष्ट्रों, महाद्वीपों के लोगों से भोजन की आदतें,
दैनिक कार्य, शयन प्रक्रियाओं, घरों की आकृतियों में वेशभूषा आदि तुलनात्मक पद्धति, भूमंडलीकरण, स्थानीय प्रक्रिया के मध्य पारस्परिक अंतर्दृष्टि का ज्ञान भी होता है। नगरीय जीवन में अनेक समस्याएं भी होती है, जो न केवल संस्थागत संगठन अपितु जीवन की व्यावहारिकता के मुद्दे से भी संबंध है। तुलनात्मक पद्धति से यह पता चलता है कि भूमि, श्रम और पूंजी की प्रतिस्पर्धा भी नगरवाद में सम्मिलित है। नगर में निर्धनों, महिलाओं, धार्मिक समूहों, सामाजिक अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती है। वर्तमान में जिसकी ओर लोगों का ध्यान गया है। नगरवाद में इतिहास लेखन। 19वीं शताब्दी में नगरवाद का आधुनिक अध्ययन कला, मानविकी, समाज विज्ञान के इस मिश्रण से शुरू हुआ। हॉब्स बॉम के अनुसार ऐसा लेखन है जो वैरायटी स्टोर के समान है, जिसमें वस्तुतः शामिल हो सकती है। नगरीय इतिहास नगर को संपूर्णता के रूप में देखता है। नगर का भूदृश्य काल्पनिक या वास्तविक जो भी है, उसके निवासियों द्वारा रचित है। इसमें सभी निवासियों की विशिष्ट भूमिका होती है। नगरवाद आम आदमी और उपेक्षित लोगों की विशिष्ट भूमिका होती है। नगरवाद आम आदमी और उपेक्षित लोगों जैसे अस्पृश्यता, वेश्याओं, ट्रांसजेंडर का भी अध्ययन करता है। नगरवाद और आधुनिक अध्ययन। हेनरी पिरेन और मैक्स वेबर। नगरवाद संबंधी आधुनिक अध्ययन का कारण औद्योगिकीकरण था। नगरवाद संबंधी आधुनिक अध्ययन का कारण औद्योगिकीकरण था, जिसमें अनेक नगर केंद्रों की स्थापना हुई। वस्तुतः इसके कारण मानव जनित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। हेनरी पिरेन ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में नगर क्रांति के विशिष्ट लक्षणों का पता लगाया। उनके अनुसार यूरोपीय नगरों का प्रादुर्भाव एशिया के साथ व्यापारिक मार्ग खुलने के कारण हुआ। सामंतवाद का पतन नगरीय संगठन के रूप में आने से हुआ। वेबर के अनुसार पूर्वी आधुनिक विश्व में राजनीतिक सत्ता वाली संस्थाओं ने नगरीकरण का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें नगरीय समुदाय, नगरों की किलाबंदी, बाजार, न्यायालय, शक्तिशाली पेशेवर समूह शामिल थे। पुनर्जागरण काल में नगरों में राजाओं और पुरोहितों की उपेक्षा व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्व आधुनिक नगरों के नैतिक मूल्य नातेदारी, राजस्व, परिवार और धर्म से शासित होते थे, जबकि आधुनिक नगर में तर्कसंगत साधक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिकावाद में नगरवाद का अध्ययन। अमेरिका में शिकागो नगर को प्रेक्षण का क्षेत्र बनाकर वैज्ञानिक मापन, परिमाणन, तुलना का विस्तृत अध्ययन हुई। लुई विर्थ आदि विद्वानों ने नगरवाद का अध्ययन सामाजिक मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक संरचनावाद। लुई वर्थ सामाजिक मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक संरचनावाद के अध्ययन किया। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की परंपरा ने नगरवाद को मानव, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संरचना की गतिशील अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में समझने का प्रयास किया। सुमेर, मिस्र, सिंधु घाटी जैसे नगरों के नगरवाद का अध्ययन जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया गया। इस आधार पर हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन बताया गया। अतः वर्तमान में नगरों में पानी, बिजली, अवशिष्ट के निकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगरवाद और आधुनिकता। नगरीकरण और आधुनिकता का विशेष अध्ययन
रखा गया है। यह आधुनिक नगर के भवनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ भवनों का नियोजन पंक्तियों में सड़कों के किनारे किया जाता है ताकि विनियमित मार्ग मापित दूरियां। यूरोप के टाउन हॉल में भव्य घंटाघर बनाना समय अनुशासन की ओर इशारा करता है। बुद्धिजीवियों में निर्मित स्थान पर ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने शहरों में अतिक्रमण, सुपर ब्लॉकों के सृजन, बंजर भूमि के अभाव के मुद्दों की जांच की। नगर इतिहास और सांस्कृतिक मनोवृत्ति। नगरीकरण सांस्कृतिक मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यह मनोवृत्ति नगरवाद के अभिजन्य पक्ष को जानने का एक प्रयास है। नगर को एक अपरिवर्तनशील स्थल के रूप में देखने की अपेक्षा इतिहासकारों ने वर्ग, प्रजाति, लिंग, लैंगिकता पर आधारित पहचानों का निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने दर्शाया कि लोग नगरों में स्थानीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो दैनिक प्रचलनों और व्यक्तिगत और अभिव्यक्तिगत नेटवर्क की श्रृंखला से उत्पन्न हुए। फेसबुक और ट्विटर की परस्पर क्रिया इस नेटवर्क का अंग है। फेसबुक और ट्विटर की परस्पर क्रिया इस नेटवर्क का अंग है। 1970 के दशक का आरंभ से नगर स्थलों के निर्माण और प्रबंधन में पुरुष लिंग के इतिहास के प्रति लोग सचेत हुए। विचारकों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और घरेलू स्थल के विषय में विचार पुरुष केंद्रित विचारधारा से प्रभावित है। उदाहरण 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक अधिकांश नगरों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नाम मात्र के थे, जबकि पुरुषों के लिए प्रत्येक जगह मिलते थे। नगरवादी इतिहासकारों ने नगर के निवासियों को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए साधनों के जुटाने हेतु आवश्यकता महसूस की और उसे ध्यान दिया।